Hello friends, this is Aswini Sadhnarjan, and today we are going to start a very simple topic of constitutional law, that is Article 17 of Indian Constitution, abolition of untouchability. हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12 से स्टार्ट करके और आर्टिकल 16 तक जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा आरक्षण क्यों दिया जाता है, उस पर कुछ डिस्कशन हुआ हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत ज्यादा ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत टेक्निकल नहीं है। कुछ चीजें बस देखनी है, जैसे कि हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जनरली हमें अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन जैसे हमने देखा था आर्टिकल 15 को, तो हमने देखा था आर्टिकल 15(2) जो है, जो शॉप्स पे, मॉल में, रेस्टोरेंट में, यहाँ पे ये कहता था कि किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनको मना नहीं करेंगे आने के लिए, या उनके एक्सेस से उनको डिसेबल नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने 15(2) में देखा था। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो है वो उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है। इसका नाम से क्लियर है, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, कि ये छुआछूत को वो अबॉलिश करता है। और अनटचेबिलिटी जो है, जो भी ये कॉन्सेप्ट रहा है या परंपरा चलती आ रही थी, उसको इन्होंने अबॉलिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ कुछ चीजें बहुत सिंपल हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि जैसे अनटचेबिलिटी एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। अब अनटचेबिलिटी का मतलब यही है कि छुआछूत, यानी कि हम किसी को छूने से मना नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं छू सकते। तो कभी कभी ये भी होता है किसी को कोई ऐसी डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल इस समय जैसे कोरोना का ही पीरियड चल रहा है, तो अब मान लीजिए किसी को कोरोना है और अगर कोई मना करता है भाई इनको क्वारंटीन करो, इनको कोई टच ना करे, वो कहेगी नहीं लो, ये तो आर्टिकल 17 का हमारे वायलेशन हो रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि अनटचेबिलिटी कहीं भी डिफाइन नहीं है। लेकिन कुछ केस लॉज आए और उन केस लॉ में उन्होंने कहा कि देखिए अनटचेबिलिटी जो टर्म है ये एक स्पेसिफिक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, और ये एक कॉमन सेंस में अनटचेबिलिटी की बात नहीं करता है, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है अनटचेबिलिटी। और ये पर्टिकुलर यूज किया गया है जो छुआछूत की एक कॉन्सेप्ट है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि 15(2) भी इसीलिए आया कि उस चीज को डिनाई किया जा सके, रिलीजन और कास्ट के ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। तो अनटचेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए आया। दूसरा ये है कि अगर किसी भी चीज का हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके प्रियम्बल से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल से हमें पता लग जाता है कि कोई भी एक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो प्रियम्बल अगर हम देखें तो वहां भी इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 14 to 18 खुद राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और 17 उसी को और आगे बढ़ाता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आर्टिकल 17 में यही कहा है उन्होंने कि जो अनटचेबिलिटी है इसको हम अबॉलिश करते हैं, किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हम फॉरबिडन करते हैं, और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो ये एक ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा एज पर लॉ। अब यहाँ तो इन्होंने ये कह दिया कि एज पर लॉ पनिशेबल होगा, लेकिन वो लॉ कैसे बनेगा, तो इसके लिए आर्टिकल 35 भी हम देखते हैं। आर्टिकल 35 जो है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है उसमें अगर पनिशमेंट देने की बात की जाती है, तो पनिशमेंट देने के लिए लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 35 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है। इसी पावर को लेते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ लॉज बनाए अनटचेबिलिटी को लेके। उन लॉज में पनिशमेंट की भी बात की गई कि पनिशमेंट दिया जाएगा, नॉन कंपाउंडेबल थे। अगर SC/ST की बात कीजिए उसके लिए भी कुछ बाद में अलग से लॉ बने 1989 में। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है अनटचेबिलिटी का कि क्या क्या चीजें इसमें आनी है। अब अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसको डिटेल में, तो देखिए जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है या आर्टिकल 17 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, तो अगर हम देखिए इसको देखें तो आर्टिकल 17 कहता क्या है। बेयर प्रोविजन या वेयर लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी अबॉलिश की जाती है, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बोले अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाता है, ये फॉरबिडन है, फिर भी ऐसा कोई करता है तो ये एक ऑफेंस होगा और जो पनिशेबल होगा। सिंपल सी बात कह दी। कुछ इसकी और चीजें देखते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
Untouchability is neither defined in the constitution nor any act. Any act means कुछ और एक्ट जो है वो बनाए पार्लियामेंट ने भी, तो उसमें भी उन्होंने अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया है. इट रिफर्स टू अ सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन सर्टेन depressed classes solely on account of their birth in a particular caste and makes any discrimination against them on this ground. अब ये जो है लोगों को एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को, कुछ सर्टेन डिप्रेस्ड क्लास को क्या करता है, उनके साथ ये भेदभाव किया गया, उनके साथ ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया केवल इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं या उनका बर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है. Inclusion of this provision in the constitution shows the importance attached by the Constituent Assembly towards eradication of the civil practice. Constituent Assembly में भी जो है वो इस चीज की बात चली और उसको इन्होंने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए किया. और आपको बता दें जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था उसमें एक मेंबर का ये भी कहना था कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन भी कर दो, लेकिन उसकी बात को माना नहीं गया और अनटचेबिलिटी को डिफाइन कहीं नहीं किया लेकिन अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया. Article 17 is also a significant provision from the point of view of equality before the law, as we have discussed in Article 14 of Indian Constitution, the concept of equality before the law. तो आर्टिकल 17 जो है उसी का एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन है, उसमें कोई खास चीज नहीं है. हाँ, ये थोड़ा सा एक अच्छी चीज है कि केस हुआ था पीपल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. In this case, Supreme Court held that whenever a fundamental rights contained in Article 15 to 17, 23 or 24 was being violated by a private individual, it would be the constitutional obligation of the state to take necessary steps to interdict such violation and ensure that person should respect the right. यही है कि ये जो केस आया, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं हमेशा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जनरली स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है, लेकिन हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एप्लीकेबल है. जैसे आर्टिकल 15(2) देखा हमने, 17, 23 और 24, ये 4 आर्टिकल्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मिलता है. इसीलिए इस केस में कहा था कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई इन राइट्स को वॉयलेट करता है तो ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि वो नेसेसरी स्टेप ले इस वायलेशन को रोकने के लिए और उनको पनिश करे. ये सब चीजें जो थी, अब पनिश करने की भी बात कर दी आर्टिकल 17 में. तो आर्टिकल 35 read with article 17 confer on the parliament powers to make laws prescribing punishment for practicing untouchability. आर्टिकल 35 में जैसा कि हमने बताया था कि उसको पावर है कि अगर कहीं पनिशमेंट की बात आती है तो वो लॉ बना सकती है. इसके लिए पार्लियामेंट ने पहला जो लॉ बनाया दैट वाज अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955. 1955 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया. 65 में इसके लिए कमेटी अपॉइंट की गई जो देखना था कि ये लॉ सही है, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है. बाद में 1976 में इसमें और ज्यादा चेंजेस किए गए और इसका नाम बदल के कर दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. अब चेंजेस क्या क्या किए गए, जैसे इसमें पनिशमेंट की बात थी कि पनिशमेंट दिया गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि कंप्रोमाइज का चांस इसमें नहीं होता है. पब्लिक वर्शिप जो है वो भी इसमें सब इंक्लूड कर गया कि किसी भी पर्सन को अगर पब्लिक कोई वर्शिप की जगह है, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो जो पब्लिक है, तो वहां पे भी इनको एक्सेस करने से, जाने से रोक नहीं सकते आप कास्ट के ग्राउंड पे या रिलीजन के ग्राउंड. बाकी ये था कि डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और places of public entertainment or refusing to admit persons to hospitals and refusing to sell goods or render services to any person. आर्टिकल 15(2) भी आप देखिए तो यही कहता है. इन सब चीजों के लिए भी पनिशमेंट कर दिया गया कि अगर कोई किसी को किसी शॉप पे कोई चीज देने से मना करता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में आने से मना करता है, होटल या कोई पब्लिक इंटरटेनमेंट का कोई चीज है बाहर रिफ्यूज करता है, किसी को हॉस्पिटल में आने से या कोई चीज बेचने से, कोई सर्विस देने से, अगर ये सब चीजें किसी कास्ट के ग्राउंड पे मना करता है तो इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया था इस एक्ट में. To prevent the commission of offense or atrocities against the members of the scheduled caste and scheduled tribes, the parliament also enacted the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. ये स्पेशली एससी और एसटी के लिए, जो कहते नहीं कि एससी एक्ट लग गया, एसटी एक्ट लग गया, तो ये एक एक्ट बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट
1989 में। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कोर्ट for the trial of offenses under the act and for the relief and rehabilitation of the victims of such offenses। अब यहाँ पे क्या था कि अगर SC/ST एक्ट में अगर कोई ये केस आता है तो एक तो इन्होंने कहा था कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगे जो ट्रायल करेंगे इसको। अब वो क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, रिहैबिलिटेट उनको करेंगे, किसको, विक्टिम्स को, अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस होता है। तो एक छोटा सा ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17 जो इक्वलिटी या राइट टू इक्वलिटी का ही एक पार्ट्स है, एग्जाम्पल है। जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 जनरल रूल की बात करता था, 15 हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कुछ कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाएगा, 5 ग्राउंड दिए थे। 16 7 ग्राउंड दिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, एक्सेप्शन अलग छोड़ दे तो हम। और ऐसे 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल हमारा होगा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय कीजिए, टाइम मिले तो पढ़ते रहिए, और आपको अगर समझ में आए तो इसको फिर अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।